द्वादश के सभी बच्चों का सांख्यिकी के आज के वीडियो लेक्चर में हार्दिक स्वागत। आज हम पढ़ने वाले हैं हरात्मक माध्य, हार्मोनिक मीन। सबसे पहले इसकी परिभाषा पर ध्यान देते हैं। किन्हीं संख्याओं का हरात्मक माध्य दरअसल उन संख्याओं के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का भी व्युत्क्रम होता है। यहाँ व्युत्क्रम जान लीजिए, जैसे कि अगर x कोई संख्या है तो इसका व्युत्क्रम 1/x होगा। ठीक, तो अगर इतना समझ गए हैं तो इतना समझ लीजिए कि आप क्या करेंगे। अगर आपको किसी संख्या का, किन्हीं संख्याओं का हरात्मक माध्य निकालना हो तो आपको जो भी संख्याएं दी गई हैं, मान लिया x है, x1 है, x2 है, x3 है, तो इनके व्युत्क्रम पहले निकालने होंगे। 1/x, 1/x 1, 1/x2 सिमिलरली। फिर क्या करना होगा, इनका समांतर माध्य जो निकाला जाएगा, उनका फिर से व्युत्क्रम करना पड़ेगा। यानी कि इन संख्याओं का औसत निकालिए, फिर उसका व्युत्क्रम निकाल लीजिए, तो वही होगा हरात्मक माध्य। तो हम यूँ कह सकते हैं कि एक बार हम पहले व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम निकालेंगे, किसी संख्याओं के व्युत्क्रमों का व्युत्क्रम निकालेंगे, और वही होगा क्या, वही होगा हरात्मक माध्य। इन्होंने इसको फिर से बताया इस तरह से कि हरात्मक माध्य दरअसल किसी श्रेणी के विभिन्न पदों के व्युत्क्रमों के समांतर माध्य का भी व्युत्क्रम होता है। ठीक है, व्युत्क्रम को अंग्रेजी में रेसिप्रोकल बोलते हैं। तो संख्याओं के रेसिप्रोकल्स के समांतर माध्य का रेसिप्रोकल निकाल लीजिए तो हरात्मक माध्य आ जाएगा। थ्योरी में आपने जाना, अभी प्रैक्टिकली करेंगे तो समझ जाएंगे। सबसे पहले हम प्रैक्टिकल की तरफ बढ़ने से पहले हरात्मक माध्य के गुण और दोषों पर विचार करते हैं। तो हरात्मक माध्य के जो गुण हैं वो कौन कौन से हैं, आइए जानते हैं। हरात्मक माध्य के गुणों में पहला है न्यून मान वाले पदों का महत्व। हरात्मक माध्य दरअसल यह अन्य सभी माध्यों की अपेक्षा बड़े मूल्यों को कम महत्व देता है और छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देता है या भार देता है। अतः यह माध्य अन्य माध्यों की तुलना में छोटा होता है। दूसरा, विषमता में उपयुक्त। विषमता वाली श्रेणियों में यह माध्य बहुत उपयुक्त है। यहाँ विषमता से तात्पर्य है कि जैसे अगर पद जो दिए गए हैं वो कहीं पे हो 0.002 या दूसरा पद हो 3061, तो अगर इसमें पदों में बहुत अंतर है तो ये विषमता है। तो विषमता वाली श्रेणियों में माध्य बहुत उपयुक्त होता है। बीजगणितीय नियमों के लिए भी ये उपयुक्त है। बीजगणितीय नियमों के लिए उपयुक्त होने का तात्पर्य क्या है कि जो बीजगणित के नियम होते हैं उनके माध्यम से भी इसका डिटर्मिनेशन किया जा सकता है। इस माध्यम में गणितीय विवेचना की जा सकती है। इस माध्यम में गणितीय दृष्टि से कहीं कोई कमी नहीं रखी गई है या कोई कमी नहीं पाई जाती है। विशेष अध्ययन में उपयुक्त समय, दर, गति, वेग, इनका अगर अध्ययन करना हो तो उसमें हरात्मक माध्य जो है वो अधिक उपयुक्त माध्य होता है। और सभी मानों पर आधारित यह माध्य सभी पदों पर आधारित है। यह मान से तात्पर्य जो वेरिएबल्स दिए गए हैं उनसे है। तो यह माध्य सभी पदों पर आधारित है तथा पूर्णतया परिभाषित है। इसके दोषों की अगर बात करें तो व्युत्क्रम निकालना बहुत कठिन होता है और कुछ संख्याओं के व्युत्क्रम निकालना लगभग असंभव है। जैसे मैंने आपको अभी एक संख्या बता दी 3, 7, 8, 9। अब इसका व्युत्क्रम निकालने के लिए तो आप इसे 1 अपान कर दीजिए, लेकिन इसकी वैल्यू निकालना अपने आप में बहुत कठिन है। दूसरी बात है सही प्रतिनिधित्व ना होना। यह माध्य एक ऐसी संख्या हो सकती है जो उस श्रेणी में ही ना पाई जाती हो। तो यह माध्य श्रेणी के मूल्यों का सही प्रतिनिधित्व करने में अक्षम सिद्ध होता है। गणना में सभी पद आवश्यक। इस माध्य को निकालने में श्रेणी के सभी पदों की आवश्यकता पड़ती है। किसी भी एक मूल्य के ना होने पर, यानी कि किसी भी एक पद का अगर मूल्य नहीं पता है तो आप इसकी गणना नहीं कर सकते हैं, समांतर माध्य की ही तरह। ठीक है, इसके बाद में आता है उपयोगिता की बात करें तो अभी आपने जैसे कि जाना था कि दर, गति, वेग, इनका अगर आपको करना हो कहीं ना कहीं निर्धारण, तो आप जो है उसमें हरात्मक माध्य का उपयोग करते हैं। इसके फार्मूले की अगर हम बात करें कि कैसे कैलकुलेट करेंगे, अब हमें ये जानना है कि न्यूमेरिकल्स कैसे कर पाएंगे। तो जो असामूहिक श्रेणी होती है, अनग्रुप्ड जो डेटा होता है, इसे व्यक्तिगत श्रेणी के तौर पे भी आप जानते हैं, जहाँ पे डेटा
ऐसे पद करके दिए गए होते हैं, x, x2, x3 और xn, n पद हों अगर, तो अगर हमें निकालना हो हरात्मक माध्य तो कैसे निकालेंगे? तो हरात्मक माध्य निकालने के लिए आपको क्या करना है, आपको बेसिकली जितने भी पद दिए गए हैं उनके रेसिप्रोकल्स निकालने। जैसे x1 का रेसिप्रोकल होगा 1/x1, तो इनको सबको जोड़ लेना है, ठीक है। तो इनको सबको जोड़ लेना है, अर्थात ये जो हैं ये दरअसल क्या हैं, ये जो सारे यहाँ पर वैल्यू दी गई हैं ये सब वैल्यू 1/x है ना। और अगर आप इन्हें जोड़ेंगे तो ये बेसिकली क्या कहलाएगा, ये बेसिकली जो कहलाएगा ये सिग्मा 1/x कहलाएगा। तो देखिए सिग्मा 1/x यहाँ है, ठीक है। सिग्मा 1/x को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 1/n से। तो जब आप इसको 1/n से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली क्या होगा, आप ज़रा सा समझिए। जब आप इसे 1/n से मल्टीप्लाई करते हैं तो अल्टीमेटली ये जो नंबर होती है, जैसे आप यहाँ देख रहे हैं ना ऊपर के इसको n से किया गया है, तो अल्टीमेटली जो है ये फाइनली, अच्छा ये जो वैल्यू है यहाँ पे ये 1/h की है, हमें h यानी हार्मोनिक मीन चाहिए, तो ये जो 1/n से मल्टीप्लाई है ये इसका उल्टा हो जाएगा और n से इसे मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका जो फार्मूला बनेगा वो n/सिग्मा 1/x बनेगा, जो यहाँ नीचे दिया गया है, ठीक है। अभी आप टेंशन न लीजिए, आप सबसे पहले अलग से निकालिए सिग्मा 1/x, उसमें इन सारे पदों को आपको जोड़ के उनकी वैल्यू लिखनी होगी। फिर उस वैल्यू से इस वैल्यू से n को डिवाइड करना होगा, बस हार्मोनिक मीन आ जाएगा। अगर असतत या सतत श्रेणी है तो वहाँ पर आपको फ्रीक्वेंसीज भी दी गई होते हैं, तो उसमें फार्मूला होता है हरात्मक माध्य का n/f1/x1। देखिए जब फ्रीक्वेंसी नहीं होती तो 1/x1 करते हैं, और अगर फ्रीक्वेंसी है तो हम इसे f से मल्टीप्लाई करेंगे, x1 को तो f1 की फ्रीक्वेंसी से तो मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बनेगा क्या, f1/x1। फिर दूसरा आएगा f2/x2, ऐसे ही fn/xn आएगा। इनको जोड़ लेंगे तो ये सिग्मा f x कहलाएगा, ठीक है। मतलब अपॉन, ये जो स्लैश का साइन लगा ये अपॉन का साइन होता है, आप इसे सिग्मा f/x लिख लीजिए, ठीक है। और इसको n से आपको डिवाइड करना है, ओके। तो उदाहरण नंबर 1 से समझिए, अगर ये व्यक्तिगत श्रेणी यहाँ पर है तो इसमें सबसे पहले सिग्मा 1/x निकालना है। तो 1/5 करेंगे, 1/10 करेंगे, 1/15 करेंगे, 1/30 करेंगे। तो हम इनका सबसे पहले एलसीएम निकालेंगे, 5, 10, 15, 20, 25, 30 का, तो 300 एलसीएम आएगा। हम जानते हैं कि अगर हम 300 को 5 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 5 छक्के 30 और 1 0, तो 60 आएगा, तो हमने यहाँ 60 लिख लिया। 30 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 10 आएगा, 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे तो 30 बचेगा। 15 से करेंगे इसको डिवाइड तो 15 दूनी 30, यहाँ कितना बचेगा, 20 बचेगा। 20 से करने पर यहाँ 15 बचेगा। 25 से करने पर 25 दूनी 24 और 25 से करने पर यहाँ पर जो बचेगा वो होगा 25 सिक्कम 25 और 5 बचेंगे, 25 दूनी 50 तो 12 आएगा, और 30 से करने पर बचेगा 10। इसके बाद में इन्हें जोड़ लेंगे तो 147 आ गया। तो हमारा जो सिग्मा 1/x था वो कितना हो गया, 147/300। कितना हुआ, 147/300। अब हमें हरात्मक माध्य अगर निकालना है h, तो n/सिग्मा 1/x करेंगे। तो n की वैल्यू इसमें आप देखें कि ये 6 पद हैं, तो n की वैल्यू हुई 6, और ये आप सिग्मा 1/x आप पहले ही निकाल चुके थे। तो जब ये इसे डिवाइड करेंगे 147/300 से, तो ये 300 जो है ऊपर चला जाएगा, तो ये आएगा 6 × 300/147। तो ये हो गया कितना, इसको हमने बेसिकली 3 से कट कर लिया, तो ये 3 से कट भी गया। कितना कट जाएगा, 3 चौके 12, 3 9 27, तो ये 600/49 आ गए हैं। 49 से 600 को डिवाइड करेंगे तो 12.24 आपका हार्मोनिक मीन हो गया। स्टेप बाय स्टेप करना है, पहले सिग्मा 1/x निकालना है, उसके बाद में हार्मोनिक मीन का फार्मूला n/सिग्मा 1/x में इसे रख देना है, तो हार्मोनिक मीन की वैल्यू 12.24 आ जानी है।
उदाहरण नंबर 2 भी इसी तरह से किया गया है। 1, 4, 8, 10, 16 और 20 इनका हार्मोनिक मीन निकालने के लिए आपने अलग से सिग्मा 1/x नहीं निकाला, डायरेक्टली फार्मूले में रख दिया। तो 6 ऊपर रखे और नीचे इन सबको जोड़ते हुए चल रहे हैं। तो आप मान के चले कि जैसे इसे अलग से जोड़ रहे हैं उसके वाले को, ये अलग ही जोड़ा जाएगा, बस लिख एक साथ लिया है। ऊपर वाले क्वेश्चन में अलग पहले निकाला था सिग्मा 1/x, उसकी वैल्यू अलग निकाल ली थी, फिर हार्मोनिक मीन का फार्मूला लगाया था। यहाँ पे आपने सीधे सीधे फार्मूले में ही सारी नंबर्स पुटअप करी हैं। तो 6/1/1 प्लस 1/4 इस तरह से संख्याओं का रेसिप्रोकल लिखते चले गए हैं। अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम इनका एलसीएम लेंगे तो 80 आएगा। अब एक से 80 को डिवाइड करेंगे तो 80 ही आ जाएगा। 40 से 80 को डिवाइड करेंगे तो 20 आ जाएगा। इस तरह से आपने इन सारी संख्याओं को जोड़ा तो ये कितना हो गया, 127 हो गया। आप जानते हैं कि जब ये नीचे वाली संख्या को ऊपर ले जाएंगे तो ये 6 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 6 इंटू 80 हो गया, नीचे 127 बचा, इसको मल्टीप्लाई किया 6 गुणे 80 को, तो 480/127। सॉल्व किया तो 3.779 आ गया। अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे आवृत्तियाँ भी दी गई हों तो कैसे करेंगे, देख लीजिए। आपने सबसे पहले इनके पद लिख लिए, फिर इनकी फ्रीक्वेंसी जैसे कि दी गई हैं लिख ली। इसके बाद में आपको क्या करना है, f/x करना है। जैसे समांतर माध्य में आप अगर याद करें तो f इंटू एक्स करते थे, यहाँ पे f/x करना है। कोई दिक्कत? तो ये आपने कर लिया। अब आप देखिए, जब आप 3/60 करोगे तो इसका जितना इजी फॉर्म है उसमें लिख लिया। 3/7 का 3 से कट जाएगा, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, तो 1/20 आ गया, लिख लिया। 10/80 का इजी फॉर्म 1/8 हो गया। 2/150 का इजी फॉर्म क्या हो गया, 1/75। 4/160 का 1/40। 1/200 का 1/200 ही रहा। अब आपको क्या करना है, सिग्मा fx करना है, सिग्मा f/x करना है ये। तो आपने ये जो वैल्यूज़ निकाली थी, ये वैल्यूज़ आपने यहाँ पे ऐसे लिख ली। अब आपको इन्हें जोड़ना है। आपने जोड़ लिया, देखिए कैसे जोड़ा आपने। आपने 600 एलसीएम लिया इन सभी संख्याओं का, और 20 से 600 को डिवाइड किया तो 30 आ गया। 8 से 600 को काटेंगे तो 8 7 56, 8 5 40, 75 आ जाएगा। ऐसे ही 75 से जब 600 को डिवाइड करेंगे तो 8 आएगा, करके देख लेंगे। और जो भी करेंगे कैलकुलेशंस वो इसी पेज पे करेंगे। जैसे मैं आपको, अगर मुझे करना हो कि मैं 600 को 75 से करके देखूं, तो हम जानते हैं 15 बचे 75 और 15 चौके 60 होता है। तो उसके बाद में जब हम 5 से 40 को काटेंगे तो 8 ही तो आ जाएगा। तो देखिए 8 यहाँ आया हुआ है। तो इसी तरह से आपने फिर 15 और 3 निकाल लिए, इनको जोड़ा तो 131/600 आया। फार्मूला वही n/σfx। n की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसीज़ का टोटल है वो 20 था, तो 20/131/600 किया। 600 ऊपर चला जाएगा, आ गया यहाँ पे देखिए मल्टीप्लिकेशन में। आपने 600 गुणे 20 किया तो 12,000 आ गया। 131 से 12,000 को डिवाइड करेंगे तो 91.60 ये होगा आपका हरात्मक माध्य। तो आपने ये जान लिया कि ऐसे करते हैं। यही यहाँ पर फिर से दिया गया है, उदाहरण नंबर 4 है। बस इसमें अंतर इतना है कि यहाँ पे क्लासेस दिए गए हैं। तो आपको एक स्टेप और बढ़ जाएगा, क्लासेस को उनके मध्य बिंदु में बदलना पड़ेगा। 0 से 4 को 2, 4 से 8 को 6 ऐसे लिख लिया। उसके बाद में आपका फार्मूला फ्रीक्वेंसी और x को मिला के f/x हुआ। सामान्य रूप से 2/4 करेंगे तो 2 आ गया। 6/12 करेंगे, सॉरी fx है ना, तो 12/6 करेंगे तो 2 आ गया। 20/10 कर रहे हैं, 9/14 करने पर 9/14 ही आएगा। 5/18 करने पर 5/18 ही आएगा। अब आपको अगले स्टेप में सिग्मा fx करना है। तो जो भी आपने निकाले थे रेसिप्रोकल्स, उन्हें आपको जोड़ना है। आपने जोड़ा तो आप देख रहे हैं 14 और 18 आ रहे हैं। इनका एलसीएम लेना होगा। 14 और 18 का एलसीएम लेना आता है सभी बच्चों को? अगर नहीं आता तो ऐसे समझ लीजिए कि आपको ये करना है कि ऐसी कोई संख्याएं ढूंढनी है जो 14 से भी विभाजित होती हो और 18 से भी होती हो। बस वही एलसीएम होता है, ठीक है। तो उसके लिए आपको इनके फैक्टर्स करने होते हैं। एलसीएम करना तो सारे बच्चों को आता होगा मुझे लगता है। अगर नहीं आता तो प्लीज़ मुझे बता दीजिएगा। तो आपने 14 और 18 का एलसीएम 126 लिया। फिर आप क्या करोगे, आप जानते हो कि यहाँ 6 है, ठीक है ना।
तो आप जब ये जानते हैं कि ये 6 है और यहाँ तो नीचे 1 है, तो आपको बेसिकली 126 लाने के लिए इसको 126 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना पड़ेगा ना। तो 126 गुणे 6 करने पर आ जाएगा कितना, 756, यानी कि 6 गुणा 126 करना होगा। 14 चूँकि हर में है तो इससे डिवाइड करेंगे 126 को, तो 81 आ जाएगा। लेकिन जो आएगा उसको 9 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, ठीक है, तभी आप यहाँ पे 81 पा सकेंगे। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर इसमें आपको करना हो तो 126/14 और गुणे 9 ये करना होगा, तो आपको 81 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, देखिए मैं बता देता हूँ आपको। 2 से काटा तो 2 छंग 12 और 2 3 6, 7 9 63, 9 9 81। ओके, ये जो 35 आया है कैसे आएगा, 126 को 18 से डिवाइड करिए और 5 से मल्टीप्लाई कीजिए। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये बेसिकली आप चाहें तो 7 से डायरेक्टली काट सकते हैं, 18 7 126, या आप इजी कर लीजिए थोड़ा, 2 छंग 12, 2 3 6, 2 नाम 18 और 9 7 63, तो ये आपका 7 5 35 हो गया। ओके, ऋणात्मक माध्य निकालने के लिए जो आपने सिग्मा एफ अपॉन एक्स की वैल्यू निकाली है, वो क्या निकाली है, ये, इसको इस फार्मूले में रखना होगा, एन अपॉन सिग्मा एफ अपॉन एक्स, और इस तरह से आ जाएगा। अगर बात करें माध्ययों के पारस्परिक संबंध की, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो बहुलक होते हैं, अगर बहुलक निकालना हो तो 3 मध्यिका में से 2 समांतर माध्य घटा दीजिए। z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 अरिथमेटिक मीन, यू विल गेट बहुलक, ठीक है। तो ये तो आपने पहले भी पढ़ लिया था। अब आपको मैं बताने जा रहा हूँ समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का जो संबंध है। तो इतना जान लीजिए कि अगर कोई 2 धन संख्याएं हैं, पॉजिटिव संख्याएं हैं, प्लस की संख्याएं हैं, और उनका समांतर माध्य अगर a मान लिया जाए, अरिथमेटिक मीन का a ले लिया, गुणोत्तर माध्य का ज्योमेट्रिक मीन का g ले लिया, हरात्मक माध्य का हार्मोनिक मीन का h ले लिया। अब आप इसी से इनकी पहचान कीजिए, a यानी समांतर माध्य, g यानी गुणोत्तर माध्य और h यानी हरात्मक माध्य। तो आप हमेशा पाएंगे कि समांतर माध्य सबसे बड़ा होगा, फिर उससे छोटा होगा गुणोत्तर माध्य और सबसे छोटा होगा हार्मोनिक मीन। ये तो इनका क्रम हो गया। सबसे बड़ा क्या है, समांतर माध्य, फिर गुणोत्तर माध्य और फिर हार्मोनिक मीन। यहाँ समांतर माध्य दोनों में कॉमन है। समांतर माध्य का रिलेशन मध्यिका और बहुलक के साथ, समांतर माध्य का रिलेशन गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य के साथ। देखिए ये सारे के सारे कहीं ना कहीं समांतर माध्य पर ही आधारित हैं, और सबसे प्रमुख एवरेज अगर कोई है तो वो समांतर माध्य ही है। दरअसल एवरेज का मतलब ही समांतर माध्य होता है, लेकिन और भी एवरेज के रूप में हम पढ़ते हैं जो हमने मध्यिका और बहुलक या गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य पढ़े। तो चलिए अब ये जानते हैं कि अगर ए जी एच ये गुणोत्तर श्रेणी में हो तो इनका फार्मूला क्या होगा, जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। जी स्क्वायर मतलब गुणोत्तर माध्य का स्क्वायर कर लीजिए, तो ये समांतर माध्य गुणे मध्यिका के बराबर होगा। अगर आप दोनों का वर्गमूल निकाल लें तो यहाँ जी स्क्वायर का स्क्वायर हट जाएगा, लेकिन इसके ऊपर वर्गमूल लग जाएगा। तो ये एक दूसरा फार्मूला ये भी होगा, जी इज इक्वल टू अंडर रूट ए एच, या जी स्क्वायर इज इक्वल टू ए एच। ये दोनों फार्मूले सही हैं जो यहाँ लिखे भी हैं, मैंने अलग से यूं ही लिख दिया, यहाँ लिखे हुए हैं ये फार्मूला और ये फार्मूला, ठीक है। अगर 2 संख्याएं आप x और y मान लें तो उनका समांतर माध्य होता है क्या, x प्लस वाई अपॉन 2। इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है ना, 2 संख्याओं का योग और उनकी संख्या, यही तो समांतर माध्य था। तो गुणोत्तर माध्य क्या होगा, गुणोत्तर माध्य होगा अंडर रूट एक्स वाई, ठीक, कोई डाउट। तो चलो अब बताओ हरात्मक माध्य क्या होगा। तो हरात्मक माध्य का ये फार्मूला आपको याद रखना है। हरात्मक माध्य होगा 2xy अपॉन x प्लस वाई। समांतर माध्य का फार्मूला सभी बच्चों को याद ही होगा, गुणोत्तर माध्य का फार्मूला अभी आप देख लीजिए, और हरात्मक माध्य का फार्मूला क्या होगा, 2xy अपॉन x प्लस वाई। ओके, तो इनके रिलेशन को एक बार फिर से देख लीजिए, a इज़ ग्रेटर देन g इज़ ग्रेटर देन h। तो a का फार्मूला क्या होता है, x प्लस वाई अपॉन 2, g का होता है स्क्वायर रूट एक्स वाई, हार्मोनिक मीन का होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई। अब अगर 2 दिए गए हैं तो तीसरा निकालना हो, जैसे कुछ संख्याओं का बहुलक 30 है और माध्य 32 है तो मध्यिका निकालिए। आपने फार्मूला क्या पढ़ा था, अब यहाँ इन्होंने डायरेक्टली मध्यिका का फार्मूला लगा दिया है। मैंने आपको बताया था कि बहुलक क्या होता है, 3 मीडियन माइनस 2 मोड, ये आपको बताया था।
तो बस आप यही फार्मूला पुटअप कर दीजिए। मोड को चाहे आप ए से डिनोट करो, चाहे आप एक्स बार से डिनोट करो, दोनों चलते हैं। तो हमने यहाँ एक्स बार लिख लिया। तो अभी आपसे कहा गया है कि बहुलक 30 है, तो आप 30 बहुलक लिख लीजिए। माध्य पता है 2 × 32। अब आप जैसे है, जैसे मैंने फार्मूला, एक ही फार्मूला याद रखिए, दैट्स इनफ। ज़रूरी नहीं कि आप मध्यिका का फार्मूला याद करें। आपको ये नया फार्मूला लग रहा होगा, नया कुछ नहीं है। बस पहले ये जो माइनस के 2 बार हैं ये इधर लाए गए हैं, तो z प्लस 2 मीन हो गया है। और उसके बाद में ये जो 3 इधर था, ये जब इधर जाएगा तो ये डिवाइड में चला जाएगा। तो आप एक ही फार्मूला याद रखिए जो मैंने यहाँ लिख दिया है। ओके, जब आप इसे सॉल्व करोगे तो ये आप देख सकते हैं 30 है, इधर आप करोगे तो ये प्लस का आ जाएगा कितना, 32 दूनी 64 होता है। तो 3 मीडियन बराबर कितना होगा, 3 मीडियन बराबर 94 हो जाएगा। तो मीडियन बराबर 94/3 होगा, तो ये 31.33 जो है वो आ जाएगा। ओके, समांतर माध्य ज्ञात करना है, बहुलक और मध्यिका दी गई हो तो भी आप निकाल सकेंगे। जो फार्मूला मैंने बताया था वही फार्मूला आपके लिए पर्याप्त होगा। z इज इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ओके, बस वही फार्मूला लगाइए और आपके क्वेश्चंस होते चले जाएंगे। तीसरा भी आप ऐसे ही कर पाएंगे। उदाहरण नंबर 4 में समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य का रिलेशन है। दो संख्याओं का समांतर माध्य 10 है और गुणोत्तर माध्य 8 है, तो उनका हरात्मक माध्य निकालना है और उन दोनों संख्याओं का मूल्य भी आपको निकालना है। तो पहले चलिए हरात्मक माध्य निकालने के लिए वैल्यूज़ लिख ली। समांतर माध्य 10 है, गुणोत्तर माध्य 8 है, हार्मोनिक मीन निकालना है। ओके, तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें ये पता है कि जो आपका गुणोत्तर माध्य का फार्मूला आपने पढ़ा था ना अभी एक, कि जो आपका गुणोत्तर माध्य होता है उसका अगर स्क्वायर करें तो वो अरिथमेटिक मीन और हार्मोनिक मीन के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। शॉर्ट में पढ़ा था ना आपने, g² बराबर AH, ये यही लिखा हुआ है। ये A है, ए यानी क्या होता था, अरिथमेटिक मीन, जिसको यहाँ बार एक्स से रिप्रेजेंट किया गया है, और एच यानी हार्मोनिक मीन। तो ये g² बराबर AH ही है, कुछ नया नहीं है। ओके, तो हम जानते हैं कि इसमें जो वैल्यूज़ दी गई हैं वो क्या है, समांतर माध्य की और ज्योमेट्रिक मीन की दी गई। हार्मोनिक मीन निकालना है। तो हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता है वो हम देखें। हार्मोनिक मीन का फार्मूला क्या होता था, हार्मोनिक मीन के लिए फार्मूला था, आपको मैं याद दिला दूं, ये फार्मूला होगा हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू GM², जो कि यहाँ है ही, और ये जो x बार है ये इधर मल्टीप्लिकेशन में है, ये इधर आ जाएगा डिवीज़न में, तो ये यहाँ पर x बार आ जाएगा। तो ये वो फार्मूला है जो यहाँ लगाया गया है। तो आप देखिए ज्योमेट्रिक मीन कितना दिया गया है, यहाँ पे 8 दिया गया है, उसका स्क्वायर करना है, तो लिख लिया 8²। ठीक, फिर जो आपका समांतर माध्य वो 10 है, तो वो तो सिंपल है, उसके नीचे 10 लिखना था तो 10 लिख लिया। 8² यानी 64/10 यानी 6.4 आपका हार्मोनिक मीन हो गया। ये सिर्फ और सिर्फ इतना किया है। इसी में आप वैल्यू रख लीजिए, यहाँ पे आप रख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये किया है तो हमने 8 जो था मतलब जो समांतर माध्य है उसकी जगह क्या रखा, 10। जो हार्मोनिक मीन है वो हमें पता नहीं है, हार्मोनिक मीन ही निकालना है हमें। हार्मोनिक मीन क्या करना है, सॉरी, ये हमें निकालना है। तो हार्मोनिक मीन इज इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन स्क्वायर। ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू हमें पता है कितनी थी, ज्योमेट्रिक मीन की वैल्यू लिख लेते हैं, वो वैल्यू थी यहाँ पे 8²। अब ये हार्मोनिक मीन इधर है, अगर हम ये 10 मल्टीप्लिकेशन में इधर ले जाएं तो ये 8 × 8 यानी कि 64/10 होगा ना, तो ये कितना आ जाएगा, 6.4 ही तो आ जाएगा, वही तो आया है। दूसरा कहा गया है कि दोनों संख्याओं का मूल्य निकालिए। तो दोनों संख्याएं आप मान लीजिए क्या हैं, x और y मान लीजिए। तो आप जानते हैं कि समांतर माध्य का फार्मूला क्या होता है, x + y/2, ये 10 होता है। तो आपने पहले इक्वेशन क्या बनाई, इधर ले गए तो ये हो गया x + y = 20। इसमें कोई दिक्कत। ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला होता है √xy, ये 8 है, तो ये x y 8, इन दोनों को अगर आप स्क्वायर कर लो तो x y = 64 आ जाएगा। अब सूत्र देख लीजिए, सूत्र क्या होता है, x - y, ये एक सूत्र है x - y²। तो इसका एक्सटेंशन होता है x + y
होल स्क्वायर माइनस 4xy। ये फार्मूला आप सभी को पता होना चाहिए, नहीं पता है तो जान लीजिए। x माइनस वाई का होल स्क्वायर जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, x प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4xy। ठीक है, तो ये जो फार्मूला, इसका एक और भी फार्मूला होता है, लेकिन हमें जो चाहिए वो फार्मूला हम यहाँ लगाएंगे। x माइनस वाई होल स्क्वायर का फार्मूला x प्लस वाई, एक्स माइनस वाई भी आपने पढ़ा, लेकिन आप यहाँ पे ये फार्मूला लगाएंगे x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy। तो x प्लस वाई की वैल्यू आपको पता है 20, तो आपने 20 स्क्वायर लिख लिया। एक्स वाई की वैल्यू आपको पता है 64, 64 लिख लिया, 4 से मल्टीप्लाई था ही। अब आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 400 माइनस 256 यानी कि 144। तो अभी हमारे सामने जो आया है वो क्या है, x माइनस वाई स्क्वायर बराबर 144। ये दोनों तरफ 144 12 का स्क्वायर होता है ना, तो दोनों तरफ इनका आपने वर्गमूल ले लिया, वर्गमूल ले लिया तो x माइनस वाई का जो स्क्वायर था वो हट गया, और जो 12 गुणे 12 था वो हट गया, तो ये प्लस माइनस 12 है। तो अब आपको जो वैल्यू निकालनी है वो क्या, इनका मूल्य कहा गया था ना, आपने इससे पहले ये भी पढ़ा था कि x प्लस वाई ये 20 है। ठीक है, x प्लस वाई 20 है, ये तो इक्वेशन ही ना हमारे सामने। तो हमने देखिए क्या करा, x माइनस वाई बराबर प्लस माइनस 12, ये एक इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं, और x प्लस वाई बराबर 20 ये हमें पहले से ही पता था, तो ये एक इक्वेशन नंबर 1 थी। अब हमने इनको जोड़ लिया है, तो जोड़ने पे आप लोग जानते हो कि जब जोड़ते हैं तो सॉरी, यहाँ पर ये लाइन नहीं, लाइन मैंने गलत खींच दी, लाइन यहाँ आएगी नीचे। ये x प्लस वाई 20 में x माइनस वाई बराबर 12 जोड़ा है, तो आपने जब इसे जोड़ा तो ये 2x हो गया और y कट जाएगा, तो ये 32 आ जाएगा। तो x की वैल्यू आ गई कितनी, x की वैल्यू आ गई 16। तो y की वैल्यू क्या होगी, y की वैल्यू जो होगी वो 20 माइनस एक्स हो जाएगा, यानी कि 20 माइनस एक्स कैसे होगा, एक्स इधर चला जाएगा ना, तो ये कितना आ जाएगा 4। तो दोनों संख्याओं का मूल्य 16 और 4 हो गया। तो इस तरह से आपने पढ़ लिया। अब सवाल आता है कि कौन सा माध्य उपयुक्त है, तो ये हमारे पूर्व निश्चित उद्देश्य पर निर्भर करता है कि हमें सभी मूल्यों को बराबर महत्व देना है तो समांतर माध्य लगाएंगे, बड़े मूल्यों को कम, छोटे मूल्यों को अधिक महत्व देना हो तो गुणोत्तर माध्य लगाएंगे। ठीक है ना, श्रेणी के मध्य में अगर आपको जो स्थित मूल्य है उसको निर्धारित करना है तो मध्यिका निकालेंगे, अधिकतम बाहर आने वाले पद का मूल्य निकालना हो तो बहुलक निकालेंगे। तो पूर्व निश्चित उद्देश्य जो है वो महत्व रखेगा कि हम कौन सा माध्य उपयुक्त मानेंगे। माध्यों के जो गुणोद्देश्य हैं उनको ध्यान में रखें, उनकी सीमाओं को ध्यान में रखें, उसके आधार पर हम अपने लिए उपयुक्त माध्य चुन सकते हैं। पदों व आवृत्तियों का बंटन, माध्यों का चुनाव समंकमाला में पद और आवृत्तियों के बंटन पर भी निर्भर करता है। जैसे किसी श्रेणी के ज़्यादातर पदों के मूल्य अगर कम हैं या एक या दो पदों के मूल्य बहुत अधिक हैं, तो ऐसी स्थिति में समांतर माध्य उपयुक्त नहीं होगा, क्योंकि उसको एक्सट्रीम वैल्यूज जो होती हैं वो प्रभावित करती हैं। यहाँ गुणोत्तर माध्य लिया जाएगा, जैसे ये ऐसे ऐसे दिया गया हो, ठीक है, या 3864 कुछ भी, बीच में 13 भी है, कहीं पे 89 भी है, तो यहाँ गुणोत्तर माध्य लगेगा, क्योंकि यहाँ बहुत अंतर है आपस में पद मूल्यों में, तो गुणोत्तर माध्य लगेगा। अगर केंद्र पर स्थित चाहिए तो मध्यिका लगेगा। तो उपयुक्त माध्य का चुनाव करते समय आवश्यक तथ्यों को ध्यान में रखना चाहिए जो किसी आदर्श माध्य के लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि उस श्रेणी का सही सही प्रतिनिधित्व कर रहा हो, है ना। उचित माध्य का चुनाव करते समय अच्छे माध्य के लक्षण और गुणों को भी ध्यान में रखना चाहिए। जितने भी माध्य आपने पढ़े उनके प्रयोग क्या क्या हो सकते हैं, तो समांतर माध्य की अगर हम बात करें तो ये आर्थिक और सामाजिक अध्ययन में, उनके समस्याओं के अध्ययन में काफ़ी प्रयोग में आता है। इसमें एक अच्छे माध्य के लगभग सभी गुण पाए जाते हैं, ये सभी मूल्यों पर आधारित होता है, ये स्पष्ट और निश्चित है, समझना और ज्ञात करना आसान है, इसका बीजगणितीय विवेचन भी संभव है। कुछ परिस्थितियों को छोड़कर जिसमें किसी विशेष माध्य का प्रयोग उचित हो, सभी में समांतर माध्य का ही प्रयोग उचित माना जाता है। जैसे उत्पादन, लागत मूल्य, आयात निर्यात, आय, उपभोग आदि की केंद्रीय प्रवृत्ति के लिए समांतर माध्य ही सुविधाजनक होगा। ठीक है, गुणोत्तर माध्य की अगर बात करें, जहाँ श्रेणी के मूल्यों में असमानताएं होती हैं, जैसे अभी मैंने बताया था कि जहाँ पे कुछ पॉइंट में हों, कुछ हज़ारों में हों, कुछ लाखों में हों,
तो ऐसी कुछ भिन्न में हो तो ऐसी जगह, हालांकि भिन्न इसमें निर्धारित थोड़ा कठिन होगा, भिन्न छोड़ दीजिए। लेकिन अगर अंतर बहुत ज़्यादा है उसे भिन्नों को दशमलव में बदल लेते हैं तो किया जा सकता है, गुणोत्तर मध्य भिन्न का नहीं किया जा सकता। तो जहाँ पे अनुपात हों, प्रतिशत हों, चक्रवृद्धि दरों का औसत निकालना हो तो गुणोत्तर माध्य का उपयोग होता है। सूचकांकों की रचना में जनसंख्या की वृद्धि दर जो कि काफ़ी तेज़ी से बढ़ती है, उसमें गुणोत्तर माध्य ही औसत के रूप में उपयुक्त रहता है। ठीक है, गणना संबंधी कठिनाइयों के कारण इसे बहुत ज़्यादा प्रयोग में लाया नहीं जाता है। मध्य का जब आप सेंट्रल टेंडेंसी निकालना चाहते हो, बीच का मूल्य निकालना चाहते हो जो बिल्कुल बीच में स्थित हो, ये दरअसल गुणवत्ता परक जो आंकड़े होते हैं, जैसे विद्यार्थियों के बौद्धिक स्तर का अनुमान लगाना हो, योग्यता, ईमानदारी वगैरह, तो उसमें मध्यका का प्रयोग होता है। बहुलक सबसे ज़्यादा बार आने वाला औसत होता है। इसका प्रयोग कहाँ होता है? इसका प्रयोग होता है व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में, ऋतु विज्ञान में, जीवशास्त्र में, विभिन्न समस्याओं का अध्ययन जहाँ पे बायोलॉजी की बात करें होता है तो वहाँ पर इसका प्रयोग होता है। प्रति व्यक्ति या प्रति मशीन औसत उत्पादन ज्ञात करना हो, प्रति संस्था औसत लाभ ज्ञात करना हो, टेलीफोन कॉल की मध्यक संख्या क्या है ये ज्ञात करना हो। टेलीफोन कॉल की मध्यक संख्या जब पीसी वगैरह चलते थे तो वहाँ पे उपयोग में आता था। अभी ये बहुत ज़्यादा काम का नहीं है कि जितने दिन में कॉल हुए उसमें अधिक जितनी कॉल हैं औसत रूप से वो कितने मिनट की हुई, इस तरह से होता था, तो वहाँ पर भी। खैर, बहुलक का प्रयोग आप समझ गए होंगे। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि बहुलक का प्रयोग इस आधार पर होता है कि एक व्यापारी अगर 100 यूनिट बनाता है तो वो बहुलक के आधार पे 80 यूनिट एवरेज साइज़ का बनाता है और 20 यूनिट एक्सट्रीम साइज़ के बनाता है, या तो एक्स्ट्रा स्मॉल या एक्स्ट्रा लार्ज। राइट। हरात्मक माध्य अभी आपने पढ़ा तो आपने ये जाना कि हरात्मक माध्य गति, चाल, वेग, मात्रा, इनके मूल्य जहाँ दिए गए हैं उनके औसत को निकालने में उपयोग में आता है। भारी समांतर माध्य जहाँ पे आप पदमाला के विभिन्न पदों का अलग अलग सापेक्षिक महत्व देना चाहते हो वहाँ पर उपयोग में लाते हैं। जैसे किसी कॉलेज के कर्मचारियों के वेतन, कारखाने के मजदूरों के वेतन वगैरह में भारी समांतर माध्य का प्रयोग उचित रहता है। तो वेतन वगैरह की गणना में भारी समांतर माध्य। तो ये आपने जान लिया कि कैसे क्या होता है। अभी आप हरात्मक माध्य के कुछ प्रश्न करेंगे, जैसे मैंने आपको बताया है वैसे ही अगर आप प्रश्न करना शुरू करेंगे तो आप बिल्कुल कर सकेंगे, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये जो जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, बिल्कुल ये करने में बहुत कठिनाई आने वाली है, क्योंकि आपको इनके 1/1, ये तो बड़ा आसान हो गया, एक ही रहा, एक का तो रेसिप्रोकल एक ही होगा, लेकिन 1/1.5 करना है, फिर 1/5 करना है, 1/15 करना है, 1/250 करना है, फिर जो इनके भिन्न आएंगे उनका एलसीएम निकालना है। अगर करेंगे तो कर पाएंगे बिल्कुल। जब पैटर्न बताया उससे फॉलो कीजिए। 7वां है, 4 मनुष्यों ने 1 किलोमीटर चलने में क्रमशः 3, 6, 9, 12 मिनट लगाए, तो 1 किलोमीटर चलने के समयों का हरात्मक माध्य निकालिए। तो ये सवाल वैसा ही है, 3, 6, 9, 12 इनके रेसिप्रोकल निकालिए, फिर उनका सिग्मा 1/x कीजिए और फिर उसे n, यानी कि इनकी संख्या 4 है तो 4 से डिवाइड कर दीजिए, n/, सिग्मा 1/x से। यहाँ अगर x के साथ साथ फ्रीक्वेंसी दी गई है तो सिग्मा f/x करिए, उसको n से डिवाइड कीजिए। जैसे कि सवाल अभी आपको बताएं, इसमें मिड वैल्यूज़ निकालनी पड़ेंगी। इनका हरात्मक माध्य निकालने के लिए कहा गया है तो ये बहुत आसान है, क्योंकि ये ऑलरेडी रेसिप्रोकल हैं। इनके रेसिप्रोकल आएंगे 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, फिर इनका आपको एवरेज निकालना होगा तो आएगा 3, फिर उसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1/3 आएगा। 1/3 को जब आप करोगे तो आप वैल्यू पा जाओगे कितनी, 0.33। ओके, तो ये कुछ संख्याएं हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस करें जो जहाँ पे आप अटकेंगे वो पूछेंगे। कल इसकी लाइव क्लास होगी। आज की वीडियो आपने बहुत ध्यान से देखी, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।